हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं बेटा सब लोग। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा के हमारे आज के स्पेशल सेशन में। बेटा जीपैट 2026 का एग्जाम रिसेंटली हुआ है और अब सबके पास अभी आंसर की भी आ चुकी है, जो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी की है। लेकिन ये सेशन स्पेसिफिकली आपको ये दिखाने के लिए है कि जो पढ़ाया वही आया। आपको याद होगा कि हमने पूरे साल भर में काफ़ी अच्छे अच्छे सीरीजेस आपके लिए लाए, जिसमें हमने थियोरी एज वेल एज एमसीक्यू सबकी प्रैक्टिस करवाई। और इसमें हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैटर करने की कोशिश की। कुछ क्वेश्चन से जो डायरेक्टली आ गए थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमा फिरा के आए थे, बट बेसिक कंसेप्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। यहाँ पे आपको याद भी होगा कि जब हमारी अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही थी, उस टाइम पे मैं काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ रहा था। इवन एचएपी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बच्चों के बार बार ये कमेंट्स रहे थे कि क्या सर इतने बेसिक लेवल का पेपर आएगा, क्या सर सीरियसली इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यस, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जहाँ पे कंसेप्ट है वहाँ पे जीपैट का इंपॉर्टेंस भी है। तो आप सबके लिए ये स्पेशल सेशन लाया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से वही क्वेश्चंस आए जो कि हमने कहीं ना कहीं हमारे क्लास में केटर किए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अकार्बोज, एंटी डायबिटिक कैटेगरी से जुड़ने वाला ये ड्रग जो कि अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिशन करवाता है। और ये जो क्वेश्चन था इसको हमने केटर किया था जिस टाइम पे हमारा 8 घंटे से ज़्यादा लंबा चलने वाला मैराथन था, उसमें डायबिटीज और एंटी डायबिटिक ड्रग्स जब हमने पढ़ा था, उस टाइम पे हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड पस फॉर्मेशन। अब ये पैथोफिजियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि एकदम स्टार्टिंग टाइम पे मैंने आपको बताया था, जब हमारे रेगुलर लेक्चर्स हुए थे प्रारंभ सीरीज में अंदर, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी कि जो हमने हमारा लंबा मैराथन लिया था, उसमें भी हमने ये वाला क्वेश्चन जो है कैटर किया था, जिसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ब्रेन इन्फार्क्ट और एब्सेस फॉर्मेशन ये हमने बताया था। और इस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि दिस एब्सेस फॉर्मेशन इज नथिंग बट द पस फॉर्मेशन। तो पस का कैसे नेचर होता है, ये सेमी सॉलिड होता है, हल्का सा लिक्विड रहता है, इसीलिए इसको हम लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ब्रेन इन्फार्क्ट और हार्ट इन्फार्क्ट में क्या फ़र्क होता है वो भी हमने देखा था, कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट में या फिर किडनी में देखा जा सकता है, बल्कि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा वो होता है हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। राइट, ये वाला क्वेश्चन भी हमने हमारे लंबे लेक्चर में केटर किया हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन था, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज कंटेंट इन द लंग बाय द फुल फोर्स इनहेलेशन। जब हमने रेस्पिरेटर सिस्टम पढ़ा था, उस टाइम पे हमने इस क्वेश्चन को केटर किया था, और इसमें हमने अलग अलग जो डेफिनेशंस थे वो सारे के सारे डेफिनेशंस अलोंग विद इट्स रेगुलर वॉल्यूम्स, ये सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। यहाँ तक कि हमने जब जब क्वेश्चन आंसर सेशन किए थे, वहाँ पे भी जब जब टाइडल वॉल्यूम या फिर फोर्स इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, जो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन सब के डेफिनेशंस भी पढ़े थे। और उस टाइम पे मैंने ये टेबल भी आपको बताया था, और इसमें आपको ये बता दिया था कि बेटा कुछ भी हो जाए ये टेबल आपको बिल्कुल याद करना है, क्योंकि इसमें आपके नॉर्मल वैल्यूज पता चलेंगे। जब हमें नॉर्मल वैल्यूज पता है, उसी वक्त हम लोग बता सकते हैं कि एस्थमा हो या फिर सीओपीडी हो, ऐसे सिचुएशंस में एग्जैक्टली क्या असर हो रहा है। लंग की कैपेसिटी कम हो रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा हमें? ये पता ऐसे चलता है कि इनके नॉर्मल वैल्यूज तुरंत हमें फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ जाते हैं। तो ये भी हमने कैटर किया हुआ था। नर्व इम्पल्स का ट्रैवलिंग किस प्रकार से होता है, देखा जाए तो हमारी न्यूरोफार्माकोलॉजी के अंदर ये सबसे बेसिक के अंदर आता है, न्यूरोफार्माकोलॉजी। तो जब जब हमने नर्वस सिस्टम के साथ केटर किया है, उसके अंदर हमने इम्पल्स किस प्रकार से ट्रैवल करता है ये हमने ग्राफ निकाल के भी पढ़ा हुआ था। और जब जब नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन हुआ है, वहाँ पे हर बार हमने ये देखा है, ये एएनएस के अंदर भी हमने देखा था, इसके साथ साथ सीएनएस के इंट्रोडक्शन में भी देखा था। और जब जब हमने न्यूरो जो कि सीएनएस के सीएनएस रिलेटेड डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है, उनके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाए, कौन सा ज़्यादा हो जाए, तो किस प्रकार से डिसीजेस होते हैं या फिर कौन से डिसऑर्डर उनसे रिलेटेड है। तो उस टाइम पे ये डिस्कस करते वक्त हमने हमेशा ये जो ग्राफ होता है एक्शन पोटेंशियल वाला, ये ग्राफ के साथ साथ इसको हमेशा से पढ़ा हुआ है। राइट, तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बहुत ही बेसिक है, भले न्यूरोट्रांसमीटर के डेफिनेशन क्यों ना हो। इसके बाद में वो भी क्वेश्चन हमारा था जो डेफिनेटली आया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटी अरिथमिक ड्रग जो कि क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड कैटेगरी ड्रग्स के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा था। तो उसके क्वेश्चन था कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे इफेक्ट दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर ये दोनों ड्रग्स देखेंगे तो ये क्लास 1 कैटेगरी के ड्रग्स से आते हैं जो कि सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हमने इसको मॉडरेट ब्लॉकर्स के अंदर देखा हुआ था, क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड। और मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई थी कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स इनका क्लासिफिकेशन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग कौन सा है, 1A कौन सा है, 1B कौन सा है, क्लास 2 कौन सा है, क्लास 3 कौन सा है। कई बार इसके ऊपर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं। अब कई सारे लेक्चर्स, ये वाला जो हमारा मैराथन वाला लेक्चर है वो भी आप ओपन करके देखना, मैंने हमेशा ये चीज़ बताई थी। कुछ स्पेसिफिक बताए थे आपको, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गया, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हो गया। इसके बाद में जो हमारे सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं वो, इन सब के क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उनमें से एक ना एक आ ही जाता है। भले ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था बट इनडायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस पे ही यही क्वेश्चन आया, राइट। तो ये भी बात जो थी आपको बिल्कुल बताई गई थी। साइप्रोहेप्टाडिन इंक्रीजेस द एपेटाइट मेनली बाय एंटागोनिज्म ऑफ विच रिसेप्टर। अगर देखा जाए तो हमने ऑटाकॉइड्स जब चैप्टर पढ़ा था तो ऑटाकॉइड्स के अंदर ही जो एंटी हिस्टामिनिक क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हिस्टामाइन हम सबको पता है ऑटाकाइड कैटेगरी के अंदर आता है। तो एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की जो ड्रग्स हमने देखे थे उसी के अंदर ये भी दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है। तो उसमें हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल ड्रग्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो एंटी हिस्टामिनिक्स में ये आपके जो पहले दोनों क्वेश्चन है, मैच द पेयर वाला भी और साथ ही साथ में साइप्रोहेप्टाइडिन का भी, ये भी हमने इसी के अंदर केटर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था सुप्रावेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, PST जिसको कहते हैं। देखा जाए तो अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो ये अरिथमिया का ही एक प्रकार का स्पेसिफिक टाइप होता है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब ये जो मैकेनिज्म है ये मिसलेनियस मैकेनिज्म के अंदर आता है, जिसमें हमने मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर एडेनोसिन ड्रग और उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म जो होता है, ये मैकेनिज्म भी हमने अच्छी तरीके से देख लिया था, बराबर। तो ये भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो वन शॉट 3-3 घंटे की सीरीज हमने चलाई थी उस वाले लेक्चर में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैपिड इंसुलिन प्रिपरेशन और एनालॉग। जब जब हमने हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर जहाँ पे इंसुलिन की बात आती है वहाँ पे जो स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस यानी कि IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये जो है इसके अंदर हमने ये पढ़ा है। जब जब हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज किए हैं उसके अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। और साथ ही साथ में जब हमने हमारी मैराथन सीरीज ली थी तो मैराथन के अंदर भी ये जो हमारा फाइनल था इसमें भी हमने ये देखा हुआ था कि इंसुलिन के कौन से टाइप्स है और क्या क्या अलग अलग उनके ड्यूरेशंस रहेंगे। तो उस टाइम पे भी इनके साथ साथ जितने भी है वो हमने डिस्कस किए थे कि कौन से है जो फास्ट एक्टिंग है, कौन से स्लो एक्टिंग है, तो कौन से मीडियम एक्टिंग रहेंगे या फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग हम जिनको कहते हैं, बराबर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने डायरेक्टली अंतिम प्रहार के अंदर डिस्कस किया हुआ था, जो इनडायरेक्ट वे में ही सही लेकिन वैसा ही आ गया क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से अलग थे बट बेसिक कंसेप्ट हमारा वही रहा था। उसके बाद में ड्रग इंटरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि मीथोट्रिक्सेट और सल्फोनामाइड्स अगर दोनों साथ में दिया जाए तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शंस बहुत सारे थे, कंफ्यूज करने वाले थे। जो सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं दीज आर ऑलवेज वेल नोन टू कॉज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है। तो भाई इनके साथ में दूसरा कोई भी ड्रग हो वो अगर वहां पे जाएगा तो वो उसको उखाड़ के फेंक देंगे प्लाज्मा प्रोटीन से और खुद जाके वहां पे बैठेंगे। ये वाला पार्ट भी मैंने आपको ड्रग इंटरेक्शंस में बताया था जब हमने 8 घंटे से ज्यादा वाली मैराथन लाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शंस के अंदर सल्फोनामाइड, भले यहाँ पे टॉलब्यूटामाइड का एग्जांपल है बट हमने हमेशा से ये देखा था कि सल्फोनामाइड्स आर वेरी वेल नोन प्रेसिपिटेंट्स, ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसके साथ में जो भी ड्रग जाएगा उसको वो अपनी जगह से हटाएंगे। अब ये टॉलब्यूटामाइड एंटी डायबिटिक था तो इसलिए वजह से एंटी डायबिटिक इफेक्ट हुआ, वहाँ पे मीथोट्रिक्सेट है, बस ड्रग चेंज कर दिया। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है कि जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सबसे ज़्यादा रहेगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट करता है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें डाइहाइड्रोपिरिडिन न्यूक्लियस है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी के ड्रग्स हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशंस में देखे थे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये भी बताया था कि कुछ कॉमन कैटेगरी ड्रग्स है जो आपको ऑलमोस्ट हर डिसीज के ट्रीटमेंट में देखने मिलेंगे, तो उसी के अंदर ये हमने ये वाला जो ड्रग था, देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और उसी के अंदर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे हमने इसका डिस्कशन जो था, ये वाला डिस्कशन भी कर लिया था, है कि नहीं। देखो जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी कि बेटा यहाँ पे कुछ कॉमन कॉमन चीज़ें रहेंगी जो रिपीटेडली आपको देखने मिलेगी, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के ट्रीटमेंट में ये आएगा ही आएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये भी मोस्टली कॉमन ड्रग में से एक होता है। उसके बाद में सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स, क्योंकि ये वो ड्रग्स है जो रिपीटेटिवली यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका इफेक्ट बहुत बढ़िया होता है। ये एक बार हार्ट के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाएंगे कि मल्टीपल डिसीजेस टारगेट किए जा सकते हैं। इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर में ये कुछ ड्रग्स है जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, और यही मैंने आपको हमारी जो 8 घंटे से ज़्यादा चली मैराथन थी उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ था, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्विस्टेड, हमने क्वेश्चन देखा कि जो एस्थमा है, एस्थमा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसको एक केस स्टडी का स्वरूप दिया था कि जिसमें एक 15 साल के बच्चे को कफ, वीजिंग साउंड एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन डस्ट एक्सपोजर के बाद देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो डस्ट होता है, तो इस डस्ट को हम एंटीजन मान सकते हैं, क्योंकि डस्ट की कई बार एलर्जी हो जाती है, बराबर। और जब एलर्जी होगी तो एलर्जी के ये तीनों लक्षण देखने मिलेंगे। कफ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पुटम फॉर्मेशन होगा, वीजिंग साउंड क्योंकि हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी हुआ है और ऊपर से उसमें बहुत सारा म्यूकस भी है, तो जो भी हवा जाएगी इन छोटे छोटे एयर गैप में से वो आवाज़ करती हुई जाएगी, तो उसके वजह से वीजिंग साउंड भी होगा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तो हुआ ही है। एंड एलर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। रादर हाइपर सेंसिटिविटी हो या फिर आईजीई हो, दोनों का मतलब है कि भैया ये हमेशा एलर्जी ही करेंगे। और यही चीज जो थी हमने इस वाले लेक्चर में भी देख लिया था, जहाँ पे यहाँ पे आपको मेंशन देखने मिलेगा दैट इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड मास्ट सेल टर्नओवर जो होता है ये यहाँ पे एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करता है, जो कि एस्थमा के पैथोजेनेसिस में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, बराबर। ये वाला पार्ट भी जो था हमने कंप्लीट जो रिवीजन लेक्चर लिया था 8 घंटे से बड़ा वाला, उसी पे आपको देखने के लिए मिला था। मोस्ट एक्टिव ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर जो भी हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट कैटेगरी के ड्रग्स हमने पढ़े थे, उसमें मेल सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करने वाले ड्रग्स के अंदर हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ये जो ड्रग्स थे ये ड्रग्स देख लिए थे। तो इसमें कई सारे ड्रग्स थे, मैंने आपको ये बताया था कि इसके एक्टिव फॉर्म्स और इनएक्टिव फॉर्म्स जो है ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछते हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा से ध्यान में रखनी है। ये वाला भी क्वेश्चन देखो बेटा डायरेक्टली आ चुका है आपके लिए। हम फैकल्टीज बेटा बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं क्योंकि हमें जेन्युइनली लगता है कि हम जो आपको बेस्ट डिलीवर कर सके वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि जब आपका वो खिला हुआ चेहरा दिखता है ना, डायरेक्ट बहुत सुकून मिलता है। चलो बच्चों को पेपर अच्छा गया, इसीलिए इतनी मेहनत, और यही मेहनत जब रंग लाते दिखती है तो और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स का, कि इसके मेजर गोल्स क्या होते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने ये भी बहुत अच्छे से डिटेल्ड पढ़ा हुआ था, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज़ 0 से लेके फेज़ 4 तक हर फेज़ को हमने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया था। यही हमारा जो रिवीजन वाला लेक्चर था उसी में किया था, जिसमें फेज़ 0 का माइक्रोडोजिंग भी दिखा था, फेज़ 2 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स में क्यों दिया जाता है ये भी हमने देखा था, क्योंकि अभी भी हमें एग्जैक्ट थेरापेटिक डोसेस पता नहीं है, तो कौन से डोसेस लेके हमें इवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए, कौन से डोसेस को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए, ये हर एक चीज़ हमें उसमें पढ़नी थी, जो कि हमने अच्छे से देख लिया था। और उसी के बेसिस पे सेफ्टी एंड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ये इसका सही जवाब था। उसके बाद क्वेश्चन था कि जिस पेशेंट को हाइपोअल्बुमिनिया हो चुका है, अगर उसको हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग दे देंगे तो फिर उसके अंदर क्या दिखन, मतलब ये क्या रीजन है कि हाइपोअल्बुमिनिया हुआ है तो उसमें हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग का इंक्रीज्ड इफेक्ट देखने मिलेगा। अगर आपको याद है, अगर आपने बेसिक्स के लेक्चर्स देखे होंगे, या फिर अगर आपने एक स्पेसिफिक लेक्चर जो कि मैंने प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग का डाला हुआ था आपके बूस्टर सीरीज में, इसमें मैंने हमेशा एक चीज़ बताई थी आपको कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी है
अगर आप सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी को याद रखो तो आपको ड्रग का कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक प्रेडिक्ट करते आना चाहिए, क्योंकि यही वो है जो सब कुछ आपको एक झटके में बता सकता है। प्लाज्मा प्रोटीन हाई होगा तो क्या क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो होगा तो क्या क्या हो सकता है, एक एक चीज को हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे सीखा हुआ था। और इसमें भी मैंने इवन रेगुलर लेक्चर में भी जब जब क्वेश्चन आता था, मैं हमेशा से आपको ये चीज बताते रहा हूँ। तो बेटा जब जब प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग ज्यादा मात्रा में रहेगा, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा में होगा, तो उसकी वजह से ड्रग ज्यादा बाउंड रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही पूछ लिया। बेसिक कंसेप्ट क्या था, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और अल्ब्यूमिन जो कि हाईएस्ट प्लाज्मा प्रोटीन माना जाता है, जिसको सबसे ज्यादा एसिडिक ड्रग्स बाइंड होते हैं। तो अगर इसकी लेवल घटेगी तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स को बाइंड होने के लिए ड्रग को बाइंड होने के लिए प्रोटीन ही कम रहेंगे, जिसकी वजह से ड्रग फ्री फॉर्मेट में ज्यादा अवेलेबल रहेगा। और ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि फ्री ड्रग जल्दी जल्दी यूटिलाइज हो जाता है। ये एक एक कंसेप्ट को हमने इसमें देखा था। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है बेटा, अभी भी इस वीडियो को देखो, ये बहुत फायदेमंद है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और वो आपको ड्रग की कंप्लीट कुंडली का प्रेडिक्शन दे सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्पल्सेस, जो कि एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में जाते हैं सिनेप्स के थ्रू। यहाँ पे जो ट्रिगर रिलीज किया जाता है केमिकल के सिग्नल्स के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब जब हमने सीएनएस या फिर किसी भी प्रकार का एएनएस का कौन सा भी चैप्टर देखा है, उसके अंदर हमने न्यूरोट्रांसमीटर बेटा जरूर देखा है। उसकी लोकेशन क्या रहेगी, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा, और वो कौन से रिसेप्टार के थ्रू एक्ट होता है, ये हर एक चीज हमने डिस्कस किया हुआ, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपैथेटिक में क्या है, पैरासिम्पैथेटिक में सारे प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइलकोलिन देखने मिलेगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी एसिटाइलकोलिन, क्योंकि ये कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम है। तो गैंग्लियन या फिर सिनेप्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। हमने डायग्राम निकाल के उसको पढ़ाया था, याद होगा आपको अच्छे से, है कि नहीं। तो ये भी जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वाला लेक्चर हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था। साथ ही साथ में जो हमारा रिविजन सेशन था, उसमें भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था डायूरेटिक एक्शन जो ट्राइमेट्रिन की होती है, वो स्पेसिफिकली डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर होती है, कलेक्टिंग डक्ट के। तो वहां पे किस चीज का इनिबिशन होता है, जिसका एग्जाम्पल आंसर था सही, सोडियम आयन चैनल का ब्लॉकेज करना। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिलेगा ट्राइएमिट्रिन, जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक में आते हैं और सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी में ही है। मैंने आपको हमेशा से एक चीज बताई थी कि बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिखो। देखो सीधी सीधी दिख रहा है ना, इनहिबिट्स द एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट। जैसा यहाँ पे लिखा था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन जो हमारे रिवीजन सेशन में आया हुआ था, कि डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने कलेक्टिंग डक्ट तक मेंशन किया हुआ है। देखिए सोडियम थ्रू आउट द नेफ्रॉन एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। वो पीसीटी में भी होता है, वो लूप ऑफ हेनले में भी होता है, वो डीसीटी में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी होता है। तो इतने स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए आपको बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन आप अगर करोगे तो एक ही क्लासिफिकेशन में आपका क्लास भी हो जाएगा, डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा, उसके एग्जांपल्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स जो रहेंगे 90% ऑफ द टाइम ये आपका जो मैकेनिज्म है इसी से बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कहाँ पे टारगेट कर रहा है। अगर टारगेट ऑर्गन बदल जाए तो होने वाला इफेक्ट साइड इफेक्ट बन जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये भी मैंने बार बार आपको बताया हुआ है। रिटोड्रिन एंड आइसोक्सोप्रिन, ये जो ड्रग्स है टोकोलाइटिक्स, जिनको प्रेगनेंसी के बाद में जो मतलब लेबर पेन है, लेबर को डिले करने के लिए यूज किया जाता है, कौन से कैटेगरी में आता है, ये होता है सिंपैथोमाइमेटिक कैटेगरी के अंदर। तो इसमें भी आप सीधा सीधा देख सकते हो, मसल रिलैक्सेंट के अंदर रिटोड्रिन एंड आइसोक्सोप्रिन हमने देखा हुआ था, जो क्या करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एक्टिवेट करके रिलैक्सेशन करवाते हैं यूट्राइन स्मूथ मसल्स का। इसी को हम कहते हैं टोकोलाइटिक। क्या कहते हैं, टोकोलाइटिक। एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंदर जो हमारा रिवीजन सेशन हुआ था, उसमें हमने ये सेशन ये वाला पार्ट देखा हुआ था। द हार्मोन दैट वर्क्स विद द ईस्ट्रोजन टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो मैंने ये चीज बताई थी कि भाई फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर है तो दोनों के यूनिक फंक्शंस है। ईस्ट्रोजन यूजुअली
एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करता है, तो दूसरा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन एग फर्टिलाइजेशन के ऊपर काम करता है। इसीलिए आपने ये भी देखा है कि कई बार जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल भी आता है, पीपीपी उसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर भी यूज किया जाता है। तो ये भी हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया था तब एलएच का रोल क्या है, एफएसएच का रोल क्या है, एलएच सर्ज ओव्यूलेशन के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेगा, ईस्ट्रोजन की लेवल्स कब चेंज होती है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स कब चेंज होती है, ये हर एक चीज हमने इसीलिए एक्सप्लेन में अच्छे से देखा था, क्योंकि उसको कहाँ पे उसका रोल है ये हमें उसमें देखना था। तो जो हमारा रिवीजन सेशन था उसमें हमने इसको भी केटर कर लिया था। एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, उसमें से क्या क्या रिलीज होता है, क्या क्या सिक्रीट किया जाता है, तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। तो जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था उसमें हमने अलग अलग ऑर्गन्स, उसमें से होने वाले सिक्रेशंस, क्या क्या उनका रोल है, एवरी सिंगल थिंग हमने डिटेल में देखा था। पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स क्या करते हैं, ये अलग 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 जगह पे क्या क्या सिक्रीशंस रहते हैं, सब कुछ हमने देखा था। हैलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होता है, इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, मैंने आपको ये बताया था, आपको याद होगा अच्छे से। हैलोपेरिडोल जो होता है ये एक ड्यूल एक्टिंग ड्रग है, अगर इसका हाई डोज दे दो तो इसी के वजह से साइकोसिस हो जाएगा। मैंने ये भी आपको बताया था कि कई बार आप जब एमफार्म फार्माकोलॉजी में जाओगे, अगर आपको एनिमल मॉडल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो आप उसमें देखोगे कि हैलोपेरिडोल इंड्यूस्ड कैटालेप्सी नाम का एक बहुत बढ़िया मॉडल आपको देखने के लिए मिलता है, और इसी को अगर हम कम डोज में यूज करेंगे तो डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हुए एंटी स्किज़ोफ्रेनिया एक्टिविटी इसकी हमें देखने के लिए मिलती है। तो हैलोपेरिडोल जो कि सबसे पहले कैटेगरी में आपको देखने मिलेगा, ये क्या करता है, प्राइमरीली ब्लॉक द डोपामाइन रिसेप्टर्स। सीधा सीधा हमने पढ़ा हुआ था। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये कौन सी स्लाइड है, स्किजोफ्रेनिया के बाद वाली स्लाइड है ये, स्किजोफ्रेनिया। तो एंटी स्किजोफ्रेनिया ड्रग या फिर उसके ट्रीटमेंट में यूज होने वाले ड्रग्स जो दो ही रहेंगे, टिपिकल एंड अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, उसमें पहली कैटेगरी में आता है हमारा हैलोपेरिडोल। एग्जैक्टली ऐसे ही हमने हमारे सीएनएस के अंदर इसको पढ़ा हुआ है वन शॉट लेक्चर्स में। तो बस बेटा, और क्या चाहिए, इतने सारे क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने केटर किए हुए थे, और लास्ट तक मैं आपको हमेशा बता रहा था कि बेटा बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं है तब तक आप कोलॉजी का पूरा मजा उठा ही नहीं सकते हो। अगर तुम्हें बेसिक पता होगा तो भाई तुम्हें छोटी सी हिंट से आंसर के पास पहुंचने का रास्ता बहुत आसान लग जाए। इसीलिए अभी भी जो 2027 की तैयारी कर रहे होंगे, जीपैट 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं, बट आपको भी यही एडवाइस दूंगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बाकी और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका एग्जाम हुआ है बेटा, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी सबको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्दी ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।